90 रुपए की रोटी है तो ये तो 20 रुपए में बन जाती होगी, 70 रुपया आपका मार्जिन है, तो भी रेस्टोरेंट क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? सबसे पहले जो तरीका है तोलने का कि 90 रुपए की रोटी और 20 रुपए का प्रोडक्ट कॉस्ट है, सिर्फ ये नहीं है। आप फ्रेश ब्रेड ले रहे हो मार्केट से, इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। हम जो आज खरीद रहे हैं वो ब्रेड्स की बात कर सारे सर मार्केट में ऐसे सारे। दिस इज अ पीपल्स बिजनेस। ट्रू। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, प्लीज बी वेरी क्लियर। हमारे एजुकेशन में क्या होता है कि नॉलेज तो दे देते हैं, पर वो चीजों में एक्सेल करने के लिए माइंडसेट कितना जरूरी है उसके बारे में बात नहीं करते। मैं मेरी रेस्टोरेंट में 15 घंटे बैठे रहता क्योंकि मुझे लगता था मेरे लोग केपेबल नहीं है। मैं ओवरली कंट्रोल करता था। लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स आए मेडिकली, तो मैं 12-15 घंटे नहीं दे पा रहा, फिर भी मेरे रेवेन्यूज अच्छे चल रहे थे। तो मुझे रियलाइज हुआ कि इट वाज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट हमारी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है कि हमारा सक्सेस दिख जाता है, हमारे स्ट्रगल्स किसी को नहीं दिखते। वो हम दिखाते भी नहीं है। क्यों दिखाएं? मतलब वो डिफिकल्ट टाइम्स होते हैं। वेलकम टू द रॉयल पॉडकास्ट। हमने ये कहावत सुनी है कि 90% रेस्टोरेंट पहले 5 साल में ही बंद हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? इसीलिए हम अहमदाबाद के एक बहुत ही प्रोमिनेंट रेस्टोरेंट ओनर, जिनके 10 से 12 रेस्टोरेंट है और पूरे अहमदाबाद में उनका नाम है, उनको ही लेके आए एज अ गेस्ट, मिस्टर मयंक गौतम। सर आपका स्वागत है। सर के मोका, सलाडीफिक, यूनाइटेड, फार्मर्स क्रीमरी, एफ्रो हाउस जहाँ पे हम शूट कर रहे हैं, बोगोटा जैसे काफ़ी नोन रेस्टोरेंट है सर आपके अहमदाबाद में। सर पहले तो शुक्रिया आपने आप आए और ये स्पेस हमको यूज़ करने दिया। आपका स्वागत है द रॉयल पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच रॉयल एंड टीम। आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोगों ने मुझे चुना आज पॉडकास्ट के लिए। सो आई एम वेरी फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड और लेट्स रोल दिस अप। हम इसके अंदर बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। अरे ज़रूर सर। तो सर ये जो कहवत हो चुकी है कि 90% रेस्टोरेंट फेल हो जाते हैं पहले 5 साल में, ऐसा तो क्या हो जाता है सर? हम जब जनरली जाते हैं रेस्टोरेंट में तो हम देखते हैं कि 90 रुपए की रोटी है तो ये तो 20 रुपए में बन जाती होगी, 70 रुपया आपका मार्जिन है, तो मतलब हम तो मार्जिन ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो भी रेस्टोरेंट क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? देखिए, ये सबसे पहले जो तरीका है तोलने का कि 90 रुपए की रोटी और 20 रुपए का उसका प्रोडक्ट कॉस्ट है, सिर्फ ये नहीं है। क्योंकि एक रेस्टोरेंट को चलाने के लिए बहुत सारे चीज़ें लगती है, तो आप जब उसको 20 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करते हो तो आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कैलकुलेट नहीं करी है उसमें। इसीलिए आपका पर्सपेक्टिव है, पर वो फैक्चुअल पर्सपेक्टिव नहीं है एज अ रेस्टोरेंट। क्योंकि 20 रुपए की आप अगर फूड कॉस्ट देख रहे हो तो आपका मैन पावर कॉस्ट कहाँ गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कहाँ गया, आपका रेंटल कॉस्ट या आपकी रियल एस्टेट कॉस्ट कहाँ गई। तो उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक रेस्टोरेंट में लगते हैं। वो पापड़ या रोटी जिसकी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो वो सारे फैक्टर्स हैं, उन सब के कॉस्ट भी लगते हैं उसमें। अच्छा, पर सर रियल एस्टेट अगर खुद का है, लीज पे या रेंट पे नहीं है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होती होगी ना? देखिए, अगर इतनी ही ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होती तो दूसरे वेंचर्स कोई क्यों करता? सिर्फ रेस्टोरेंट करते ना। सबको ऐसा लगता है कि बहुत प्रॉफिटेबल है, पर क्या वो है, वो एंटर होने के बाद पता चलता है। हाँ, वो तो है। इसीलिए तो बंद हो रही है। और अगर इतनी प्रॉफिट मार्जिन्स होती तो हर कोई रेस्टोरेंटर होता और हर कोई लंबे टाइम तक रेस्टोरेंट चलाता ना। क्यों वो लंबे टाइम तक नहीं चला पा रहे? सर आप 10 साल से ज़्यादा का आपका अनुभव है, 10 से 15 से ज़्यादा रेस्टोरेंट है ऑल ओवर गुजरात, तो मतलब आप कैसे टिके रहे? मतलब क्या क्या बिजनेस माइंडसेट थे आपके? मतलब कौन सा, अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो क्या मुझे ध्यान रखना चाहिए कि मतलब कैसा माइंडसेट होना चाहिए? देखिए, आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि
माइंडसेट। माइंडसेट बहुत ही क्रूशियल चीज़ है कोई भी चीज़ करने के लिए, ना ही रेस्टोरेंट्स। सो हमारे यहाँ एजुकेशन में क्या होता है कि हम प्रैक्टिकलिटीज़ और नॉलेज तो दे देते हैं, पर वो चीज़ों में एक्सेल करने के लिए माइंडसेट कितना ज़रूरी है उसके बारे में बात नहीं करते हैं। अब उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग है आपके माइंडसेट के अंदर। क्यों? क्योंकि एक होता है कि आपके अंदर की डिसिप्लिन, कि मैंने अगर रेस्टोरेंट की है फिर मैं उसके लिए कितना प्रायोरिटाइज्ड हूँ, मैं मेरी 24 घंटे में से उसको कितना समय दे रहा हूँ, समय के साथ मैं पैसा भी कितना डाल रहा हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इस चीज़ को बनाए रखने में, और ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स फेल इसीलिए होती है क्योंकि वो आई डोंट नो क्यों होती है, सबके अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, बट सक्सेसफुल कैसे हो सकती है वो मैं बता सकता हूँ। अरे सर वो बता दीजिए। तो सक्सेसफुल रेस्टोरेंट्स ऐसे हो सकती है जहाँ पे आपका हर एक डिपार्टमेंट रेस्टोरेंट का वो परफेक्ट चल रहा है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आपका किचन डिपार्टमेंट, अगर आपका किचन डिपार्टमेंट है वो अगर प्रॉपर फूड क्वालिटी इंश्योर कर रहा है तो वो टेबल पे जा रहा है। फिर मेरी सर्विस टीम आती है, वो अगर अच्छी सर्विस दे रही है तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस कहलाता है जब दोनों ने अपना काम किया है। अब किसी एक ने अगर काम किया और किसी एक ने अच्छा काम नहीं किया है तो वो प्रोडक्ट तो बिगड़ेगा, वो कस्टमर एक्सपीरियंस टूटेगा। ट्रू। तो वो बहुत ज़रूरी है, आपके हर एक डिपार्टमेंट्स आपका अपना अपना काम इफेक्टिवली कर रहे हैं कि नहीं। कितने डिपार्टमेंट सर होते हैं? किचन अपनी रेस्टोरेंट में 4-5 डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे एक किचन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलते हैं, बैक ऑफ द हाउस। ओके। एक होता है फ्रंट ऑफ द हाउस, FOH, वो है आपका सर्विस। जो रेस्टोरेंट में हम बैठे हैं ये फ्रंट ऑफ द हाउस है, पीछे जो है वो हमारा किचन है, और उसके पहले होती है हमारी परचेज, इन्वेंट्री। ओके। जो हम खरीदते हैं डेली बेसिस पे, वो हमारा थर्ड डिपार्टमेंट होता है, जो हमारा स्टोर होता है। तो जहाँ पे हम चीज़ें क्वालिटी इंश्योर करते हैं और हमारे स्टैंडर्ड्स में इनकॉर्पोरेट होता है, हमारे फ्रिजेस में जाता है, तो वो सारा हमारा थर्ड डिपार्टमेंट है। फिर होता है अकाउंट्स एंड फाइनेंस। हाँ, वो तो हिसाब किताब। हाँ, हिसाब किताब बहुत क्रूशियल है। सो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अब हमने सब कुछ कर लिया, पर हमारे को देखिए रेस्टोरेंट में ना 2 टाइप के मैनेजमेंट होते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट एंड मैक्रो मैनेजमेंट। माइक्रो मैनेजमेंट ये है कि मैंने मेरी रेस्टोरेंट्स में कितना ध्यान दिया है क्वालिटी में, स्टैंडर्ड्स में, सर्विस में, एक्सपीरियंस में, एम्बियंस में, एयर कंडीशनिंग में, लाइटिंग में, म्यूज़िक में, गेस्ट कम्युनिकेशन में मेरे स्टाफ ने किस तरीके से ध्यान रखा है, आपकी क्वालिटी कैसी है, आपने खाया, आपको टेस्ट अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो भी पता है कि नहीं पता है, सारी चीज़ें हैं। तो ये है माइक्रो मैनेजमेंट, आप अपनी रेस्टोरेंट हेल्थ मैनेज कर रहे हो। मैक्रो मैनेजमेंट ये होता है कि आपका P&L कैसे देखते हो, MIS, पूरे महीने में आपने कितना रेवेन्यू किया। तो सर आप तो वही देखते होंगे ना, बिकॉज आपके 9-10 रेस्टोरेंट है, तो आपको तो हर एक चीज़ में तो इतना टाइम लगता होगा ना, तो ये सब आप कैसे मैनेज करते हो फिर? देखिए, हमने पहले 8 साल सिर्फ माइक्रो मैनेजमेंट किया है। हमने फ्लोर पे बैठ के सारा काम जो हमारे किचन का है, हमारे सर्वर्स का है, हमारी सर्विस का है, हमारे स्टोर का है, वो सब खुद किया हुआ है। तो हमें आइडिया है कि अगर हम यहाँ नहीं हैं तो वो कैसे कर रहे हैं। तो वो पूरी क्लैरिटी हमें आ चुकी है क्योंकि हमने हमारा टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेस इस इंडस्ट्री में डाला हुआ है। ट्रू। अब एक टाइम ऐसा आया था जब हमने सिर्फ रिपोर्टिंग लेना चालू किया था। हम सिर्फ रिपोर्ट्स लेते थे हमारी टीम से, हमारी सीनियर टीम से। पर फिर क्या होता है, माइक्रो मैनेजमेंट छूट जाता है, हम मैक्रो मैनेजमेंट करने लग जाते हैं। अब वो स्टेज आ गया हमारा जहाँ पे हमारे को दोनों मैनेज करना है, माइक्रो एंड मैक्रो। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ से हटे तो यहाँ पे बिगड़ना चालू होता है, यहाँ से यहाँ पे गए तो यहाँ पे बिगड़ना चालू होता है। सो इट इज़ अ बैलेंस ऑफ बोथ द थिंग्स। आपको थोड़ा माइक्रो मैनेजमेंट भी करना है, आपके स्टाफ के साथ भी रहना है, थोड़ा अकाउंट्स एंड फाइनेंस भी देखना है, और सब कुछ मैनेज करना है। सो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रंट ऑफ द हाउस देखूंगा या बैक ऑफ द हाउस देखूंगा या फिर अकाउंट्स एंड फाइनेंस देखूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक रेस्टोरेंटर हो तो आपको हर एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। ट्रू।
पर अगर सर आप जैसे आपके वेंचर्स है वो पार्टनर्स के साथ है, तो आप बैक एंड साइड वाला देखे और वो फ्रंट एंड साइड वाला देखे तो भी बैलेंस हो सकता है हो ना? सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ। वैसे ही होता है हमारे यहाँ। हाँ। मैं बैकएंड नहीं देख सकता, पर अगर वो मेरा पार्टनर नहीं है हाँ। तो मुझे देखना पड़ता है, तो मैं देखता हूँ। अच्छा क्या रहता है सर, पार्टनर होना कि खुद से मतलब खुद का ही पूरा ये करना? तो पूरा सब्जेक्टिव मैटर है। आप क्या प्रीफर करते हैं? देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो सबके लिए एक जवाब नहीं हो सकता। जो मेरे लिए राइट है वो ज़रूरी नहीं है आपके लिए राइट है, और जो आपके लिए राइट है वो ज़रूरी नहीं मेरे लिए राइट है। तो देखिए, पार्टनरशिप्स हैज़ इट्स ओन प्रोज, हैज़ इट्स ओन कॉन्स। आई हैव वर्कड विद देम एंड आई हैव बीन सक्सेसफुल इनफ इन देम। सो मैं ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि हर इंसान की कोर कॉम्पिटेंसी होती है। जो मेरी फ्रंट ऑफ द हाउस की कोर कॉम्पिटेंसी है वो मेरे पार्टनर की शायद नहीं है, और जो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है प्रोडक्शन, किचन, ऑपरेशंस की, वो मेरी नहीं है। सो इसीलिए ये वैल्यू प्रोपोजिशन बनता है, क्योंकि हम सब के अंदर कुछ ना कुछ खामियां भी हैं और कुछ ना कुछ हम सब के अंदर अच्छी चीज़ें भी हैं। तो लोगों के साथ दिस इज अ पीपल्स बिजनेस। ट्रू। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। प्लीज बी वेरी क्लियर, बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। सबको वही करना है, अकेले कर ले। अकेले नहीं होता, अकेले नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया आज आपकी स्ट्रेंथ है, आप मार्केटिंग में, पीआर में या सोशल मीडिया में आपके स्किल सेट्स है। अब मैं आपको बोलूँगा आप सुशी बना दो, नहीं बना पाओगे। इम्पॉसिबल। सुशी वाले बंदे को बोल मार्केटिंग कर ले, नहीं हो पाएगा। सो जिसकी जो स्ट्रेंथ है उस पे उसको ध्यान देना चाहिए। मेरी जो स्ट्रेंथ है उस पर मैं ध्यान दे रहा हूँ, मेरे पार्टनर की जो स्ट्रेंथ है वो ध्यान दे रहा है, और हम लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशंस प्रोमिनेंट है। ट्रू। सब लोग अपना अपना डिपार्टमेंट पकड़ के रखें, छोड़ा नहीं है। जैसे ही छोड़ते हैं वैसे ही बिगड़ता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आपके दायरे में क्या क्या है? इसमें सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि आपका नाम, मतलब आपके जितने भी रेस्टोरेंट है उनका नाम अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, मतलब बच्चा बच्चा जानता है। तो ऐसा तो आपने मार्केटिंग किया है कि फूड ऐसा है कि क्या है, मतलब इतना आपके नाम जो है? देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू ये एक्नॉलेजमेंट के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्नॉलेजमेंट है कि बच्चा बच्चा जानता है। सो अगर ये है, सच है, और थैंक यू फॉर दिस। एंड ये इसीलिए है क्योंकि we have been consistent in our efforts, because in the last 10 years everybody, not us, everybody in this industry has seen COVID. हाँ। सबके लिए वो तकलीफ थी, सबके लिए जीएसटी जब आया था वो तकलीफ थी, सबके लिए डिमोनेटाइजेशन जब आया था वो तकलीफ थी। आज भी एक तकलीफ के दौर से गुजर रहे हैं, वो इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर ऑलमोस्ट मतलब एस्केलेट हुए जा रहा है ऑन अ डेली बेसिस। तो वो भी एक तकलीफ हो सकती है, क्योंकि एयरपोर्ट्स बंद हो चुके हैं, लोगों का आना जाना अब कम होता जा रहा है, माहौल थोड़ा नेगेटिव साइड जा रहा है। सो ऐसी अनगिनत तकलीफों के से हम गुजरे हुए हैं, और अनगिनत तकलीफें आने वाले कल में क्या आने वाली है हमें नहीं पता है। हमें कितना पता है, हमारे कंट्रोल में क्या है, हम बस वो करते जा रहे हैं। तो आपके कंट्रोल में क्या है, आप उसके लिए कितना डेडिकेटेड, डिसिप्लिन्ड और एफर्ट्स डाल रहे हो, आप उसके अंदर कितना प्रायोरिटाइज कर रहे हो, पूरा खेल उसी का है। हमने, आप यूं समझ लो, मेरे कोई भी ब्रांड्स के आपने रेयरली कहीं न्यूज़पेपर में ऐड देखी होगी। हाँ। कहीं नहीं देखी होगी। एक आध ब्रांड के अलावा हमने न्यूज़पेपर ऐड नहीं करी, हमने रेडियो पे ऐड नहीं करी, हमने बिलबोर्ड्स नहीं किए, हमने कोई टाइप का ऐसा मार्केटिंग नहीं किया जहाँ पे। आपने की है मार्केटिंग, मैं बोलूँ कौन सी बताइए? माउथ टू माउथ मार्केटिंग। अच्छा। लोग एक दूसरे को बताते जाते हैं पूरे अहमदाबाद में कि यहाँ जाने लायक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस, वो आपने की है। हाँ। सो वो ही सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल है, आपका प्रोडक्ट। हाँ, ट्रू। जितनी टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज आप अपने प्रोडक्ट में डालते हो ना, वो ही अपने आप को बेचता है। और वी हैव इन्वेस्टेड नॉट जस्ट इन आवर ब्रांड्स, वी हैव इन्वेस्टेड इन आवर पीपल, वी हैव एम्पावर्ड आवर पीपल टू डू इट देयर वे। एक टाइम था, एक एग्जांपल देता हूँ, एक टाइम था जहाँ पे मैं मेरी रेस्टोरेंट में 12-12, 15-15 घंटे बैठे रहता था, जस्ट इसीलिए क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे लोग केपेबल नहीं है।
मैं ओवरली कंट्रोल करता था उनको, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए। परफेक्शन ढूंढते थे। हाँ, मैं परफेक्शन ढूंढता था पहले। फिर मेरी लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स आए मेडिकली मेरी फैमिली में, तो मैं वो 12-15 घंटे नहीं दे पा रहा था, फिर भी मेरे रेवेन्यूज अच्छे चल रहे थे। तो मुझे रियलाइज हुआ कि इट वॉज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट अस। सो क्या होता है कि एज अ ह्यूमन हम हमारे अपने आप को वो इम्पोर्टेंस तो दे देते हैं, पर हमारी इम्पोर्टेंस इसीलिए है क्योंकि हम एक संगठन का एक हिस्सा है। हाँ, जुड़े हुए। जैसे ही मैं अलग हो जाऊंगा मेरा वजूद खत्म हो जाएगा। तो ये रेस्टोरेंट बिजनेस कैसा है कि आप एक बोट में हो और आप पॉइंट ए टू पॉइंट बी जा रहे हो, आपको सबको लेके चलना है। आपको ऐसा लग रहा है ये काम नहीं कर रहा है, पर वो काम कर रहा है जो आप देख नहीं रहे। ट्रू। ऐसा भी हो सकता है आप उससे वो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तू ये क्यों नहीं कर पा रहा, और आप उस पर गुस्से हो रहे हो, पर वो किस चीज में एक्सपर्ट है कि आपने वो देखा। वो देखो और फिर तोलो कि वो अपने काम के लिए कैपेबल है कि नहीं है, और उसको उसकी लायकात के लिए जो कैपेबिलिटीज है उसको वो काम देना। सो एज सीनियर पीपल इन द इंडस्ट्री वी हैव वर्कड very minutely and we have worked very remotely as well. So मैं ये बोलना चाहूँगा इट्स अ बैलेंस। ट्रू। सेम सर, हमारे में भी ऐसा होता है कि मैं फेस दिख रहा हूँ, मतलब हम दोनों बात कर रहे हैं, पर पीछे हमारी जो टीम है वो उनके एफर्ट्स और मतलब A to Z, मतलब इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। तो ये तो मैं 100% आपके साथ सहमत होऊंगा कि कोई भी बिजनेस हो, टीम एफर्ट के बिना आप कितना भी बोल दो कि मैं कर रहा हूँ, वो पॉसिबल ही नहीं है। एंड it's also applicable in restaurants. Yes. Any industry for that matter. आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, आप सर्विसेज सेक्टर में हैं, आपके लोगों के बिना आपका कुछ नहीं होने वाला है। It has to be a team effort always. सर, अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा चल रहा है कि इंग्रेडिएंट्स के बारे में, कि फेक पनीर पकड़ा जा रहा है, गुजरात में काफ़ी जगह आई, फेक बटर और घी एंड काफ़ी सब। ये नकली सर आता कहाँ से है और क्या ही चल रहा है? ये तो पहली बात हुई है। देखिए, ये अब क्या है कि एक अनफॉर्चुनेट फैक्ट है हमारे यहाँ का कि ये हो रहा है। हाँ। अब ये आपके और मेरे कंट्रोल में तो नहीं है इसको रोकना, ये तो हमारे ही समाज का एक हिस्सा है। हाँ। अब क्या है कि ये चलता रहने वाला है। ऑफ कोर्स आप ये नहीं बोल सकते कि कल से इस देश में ये नकली घी या नकली पनीर नहीं आएगा। गवर्नमेंट सर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस ले तो। देखिए, ये एक साइड से नहीं होने वाला है कभी भी। यहाँ पे बिजनेसेस को भी थोड़ा कंसिडरेट होना पड़ेगा कि भाई हम लाइफ के साथ खेल रहे हैं। हाँ। एनफोर्समेंट अथॉरिटीज, गवर्नमेंट बॉडीज, इनको भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। हम जैसे लोगों जो कंज्यूमर्स हैं और बिजनेसेस हैं उनको भी थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा कि हम क्या ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ से ले रहे हैं। ट्रू। तो ये तीनों का तालमेल जब इकट्ठा होगा तब जाके ये बंद होगा। अभी आई डोंट नो ये बंद कैसे होगा, वो मेरा विषय नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि ये हो रहा है मार्केट। हाँ। सॉल्यूशन क्या है सर इसका? सॉल्यूशन ये है कि आप और हम जस्ट अवेयर रहें कि हम कहाँ से चीजें ले रहे हैं। पर सर क्योंकि क्या है कि देखिए, मैं अपना बता देता हूँ। हाँ, वही मैं पूछ रहा था कि बैकएंड में क्या चल रहा है। मैं तो यहाँ खाना खाने आया, हाँ, पीछे क्या चल रहा है वो कोई देखने नहीं जाता, तो लोगों को फिर पता कैसे? एज अ फूड एस्टेब्लिशमेंट, एज अ फूड वेंडर, हमारे पास परचेज करने के लिए 50 जगह है। हाँ। 50 प्लेसेस आर देयर एंड 50 businesses are there to serve you at your premises to get the products in your table. अब कोई चीज़ आपको 200 रुपये में मिल रही है, कोई चीज़ आपको 250 रुपये में मिल रही है, 300 में भी मिल रही है, और वो 150 में भी मिल रही है और 100 रुपये में भी मिल रही है। हाँ। पर आपको इस इंडस्ट्री में ये पता है कि ये जैसे ही 250 या 200 रुपये के नीचे जाएगी तो ये क्या होगी। ये पनीर की बात कर रहा हूँ मैं। सो आप इतना सस्ता लेने लगोगे ना तो आप
और अपने रजिस्टर्ड वेंडर्स, हमारे वेंडर्स है ना 10 साल से सेम है। क्यों? क्योंकि वो एक क्वालिटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके आए हुए हैं। और ये जो वेंडर्स हैं वो इस इंडस्ट्री में 3rd जनरेशन वेंडर्स हैं। ओह, मतलब उनके पापा, उनके दादाजी ये बिजनेसेस चालू किए हुए हैं और वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करके आज ये नहीं करेंगे क्योंकि उनकी लेगेसी जुड़ी हुई है। हाँ ट्रू। अपना धंधा क्यों खराब करेंगे? क्यों खराब करेंगे यार? वो खानदानी लोग हैं यार, पैसे वाले लोग हैं। उनको ये सस्ता पनीर या सस्ता दूध देके या फिर मिलावट वाली चीजें देकर वो अपनी लेगेसी बिगाड़ेंगे? वही। नहीं, वो ये काम कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आप कहाँ से लेते हो और किस रेट में लेते हो, वो आप थोड़ा सोचिए इस बारे में। तो सर ज़्यादातर लोग प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए लेते हैं, मुझे तो वही लगता है कि नहीं, देखिए वो तो सब्जेक्टिव मैटर है। ज्यादातर लोग अब नहीं, सॉरी, ज़्यादातर तो, मतलब कि जो गलत पकड़ा जाता है फेक, हाँ। तो वो मुझे ऐसा पर्सनल लगता है कि वो अपना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा उनको करना है, इसलिए लोगों को क्या ही पता पर चले। वो सब शॉर्ट टर्म है ना। हाँ, शॉर्ट टर्म ऑब्वियसली। वो जब इंसान को ये पता है कि मैं इधर से 50 रुपए कम में ले लूंगा और ये थोड़ी सब स्टैंडर्ड क्वालिटीज चल जाएगी, हाँ। तो वो कब तक चलाएगा? कभी ना कभी तो पकड़ में आ जाएगा, कोई ना कोई तो पकड़ ही लेगा। और फिर तब जो बदनामी होगी, हाँ वो तो, और बदनामी के अलावा भी ऊपर उसके ऊपर भी एक गवर्निंग बॉडी है, कर्मा, हाँ भगवान भी है। तो जो भी करना है वो इसी जन्म में करके आपको जाना है, तो कभी ना कभी तो उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। आज आप कोई इंसान नहीं पकड़ रहा, पर ऊपर वाला तो सब देख रहा है ना। तो आप कब तक भागोगे इन सब चीजों से? इससे अच्छा थोड़ी मेहनत कर लो और थोड़ी थोड़ा ध्यान दे दो। जहां पे पैसे बच सकते हैं वहां बचाओ, रादर देन दीज थिंग्स। बैकएंड में सस्ता लेने जाएंगे, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी यूज करेंगे। इससे अच्छा सेल्स बढ़ाने पे ध्यान दो, मार्केटिंग करने पे ध्यान दो, अपनी प्रोडक्ट के अंदर ध्यान दो, तो प्रॉफिट तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। ट्रू। यहां से ही क्यों बढ़ाना है? क्यों? वहां पे आपकी काबिलियत नहीं है। दिस इज द इजी वे। ट्रू। वो दैट टेक्स एन एफर्ट। सेल्स कैसे बढ़ती है, मार्केटिंग कैसे होती है, मेरे प्रोडक्ट के अंदर नॉलेज कैसे होगी, मेरा स्टाफ ट्रेन और एम्पावर कैसे होगा, वो अच्छे से गेस्ट सर्विस को कैसे देगा, मेरा शेफ को मैं लंबे टाइम तक टिकाऊंगा कैसे, उसको ज़्यादा पगार कैसे दूंगा, वो सब डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं। तो डिफ़िकल्ट चीज़ें इंसान को करनी नहीं होती, और जब तक आप डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं करोगे आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसीलिए डिफ़िकल्ट चीज़ें करनी चाहिए, तब आपको पैसा मिलेगा। और पैसा ऐसे नहीं मिलेगा जैसे आपको चाहिए, जब मिलना होगा तब मिलेगा। आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट देना। आप कंसिस्टेंटली एफर्ट देते रहोगे तो भगवान सोचेगा ये देखो, ना लेफ्ट मुड़ा ना राइट मुड़ा, इसका गोल सामने ये जा रहा है, तब आपको मिलेगा। मैंने इतना कर लिया, मेरे को इतना मिलना चाहिए। वही होता है कैलकुलेशन पहले दिन से ही। तो वही तो गलत कैलकुलेशन। समय अपना काम करता है, वो तो दृष्टि आपकी है। तो सर कोई भी इंडस्ट्री में सक्सेस के लिए क्या ज़रूरी है? देखिए, सक्सेस के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है, बट एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे को क्या है कि एक इनर इंजीनियरिंग करनी पड़ती है खुद के लिए। यू हैव टू बी रेडी फॉर सक्सेस। सो वो रेडी फॉर सक्सेस इज ऑल्सो अ बिग चैप्टर। आपको आपके अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि आप कितनी काबिलियत ला सकते हो अपने अंदर से। सो होता क्या है कि आपकी सेल्फ इमेज आप कैसी बनाते हो वो बहुत क्रूशियल है। आप अपने आप को कैसे देखते हो? आर यू द विनर? आर यू अ सक्सेसफुल पर्सन? इनहेरेंट आपके अंदर वो क्वालिटीज है टू बी सक्सेसफुल? अगर नहीं है तो क्या आपने उस स्किल्स को डेवलप किया है? क्या आप कोशिश कर रहे हो? इवन इफ यू आर एट द राइट एटीट्यूड टू बी सक्सेसफुल, यू कैन। सो इट्स अ माइंडसेट सक्सेस। ट्रू। ठीक है, तो आपको सक्सेस के लिए तैयार होना है। आपको सिर्फ मेहनत नहीं करनी है, आपको सक्सेस के लिए भी तैयार होना है। सो एक चीज ये है कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ अपने बच्चों को। जैसे आप मार्केट से डेटॉल का लिक्विड सोप लेते हो, तो उसके ऊपर क्या है लिखा हुआ होता है कि आर बेस्ट प्रोडक्ट एवर, हाँ। कोने में राइट हैंड साइड पे। अब यार वो डेटॉल है, एक लिक्विड सोप है,
वो बता रहा है कि आई एम द बेस्ट प्रोडक्ट एवर। तो हम तो ह्यूमंस है यार, रोज सोते हैं, रोज उठते हैं, ठीक है? तो हम अगर एवरी डे उठ रहे हैं तो वी हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्स, एंड दैट हैज टू बी अ कॉन्शियस एफर्ट। हम 10 साल पहले कैसे थे? आज तो सुधर गए ना, समझ रहे हैं चीजों को, केपेबल हो रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं। सो वी आर अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्स एंड वी हैव टू कॉन्शियसली बी बेटर एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर। सो आप अपने आप को कैसे देखते हो? सेल्फ रिफ्लेक्शन। आप लास्ट ईयर कैसे थे? आपके पास क्या क्या चीजें समझी थी आपने? ट्रू। आपने इस साल क्या नया सीखा, क्या समझा? 5 साल पहले आप कैसे थे, आज आप कैसे हो? आप 1 साल बाद कहां जाना चाहते हो? आप 5 साल में कहां पहुंचना चाहते हो? ये सारी चीजों की क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आपने अगर आपका बैकएंड और फ्यूचर वो दोनों को कॉन्शियस एफर्ट डाल के रखा है तो आप पहुंचोगे। ट्रू। कि मैं पहले यहाँ था, मैं आज यहाँ हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, वो इसमें ट्रेजेक्टरी सर- तो बनानी पड़ेगी हाँ, ना। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मैं विद्या मंदिर पालनपुर से पढ़ा हूँ। ओके। तो वहाँ पीछे हमारा एक टैग लाइन थी, स्लोगन की बेटर एवरीडे। आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा और मतलब पुश करो अपने आप को, बेटर एवरीडे, हर रोज आगे बढ़ते जाओ खुद को। Correct. तो मतलब ये मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये लाइफ लॉन्ग रखना है अरे जरूर जरूर। अपने मन में, ट्रू। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्कूल और जस्ट बिकॉज आई सेड इट, हाँ। फॉर योर सेल्फ। और क्या होता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आजकल बहुत चल रहा है। मैंने इतना किया, मुझे इतना चाहिए। तो लॉ ऑफ कर्मा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे तो नहीं चलता है, सब कुछ फास्ट। True. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में तो सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा कोई डिस्काउंट दे देगा, या फिर आपको मीठा खाना है, मैंने आइसक्रीम खा ली, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलेगा। पैसा कमाने में इंस्टेंट नहीं होता, कभी होता होगा पर वो टेम्पररी होगा। अगर टेम्पररी होगा तो आप किस टाइप के लोग हो वो भी सोचना है ना। क्या हम लॉन्ग टर्म लोग हैं कि टेम्पररी लोग हैं? तो वो सब चीजें मैटर करती है कि आप अपने आप को कैसे देखते हो, उसके बाद दुनिया आपको देखेगी। योर सेल्फ इमेज। ट्रू। सर एक और हमारी बात हुई थी ऑफ कैमरा कि फ्रोजन फूड के बारे में, लोगों को वो गलत लगता है, पर आपने नया पर्सपेक्टिव दिया था हमें। तो आप हमारे दर्शकों को वो बताइए कि फ्रोजन फूड क्या सही है, और मतलब कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए, मैं सही गलत बताने वाला बंदा नहीं हूँ, बट मैं एक पर्सपेक्टिव बताऊंगा, जो पर्सपेक्टिव मैंने सीखा है। फिर वो विषय आपका है कि आपको फ्रेश देखना है या फ्रोजन देखना है। आज ओवर द काउंटर्स हम ब्रेड्स खरीदते हैं, फ्रेश ब्रेड आती है मार्केट से, हम खरीदते हैं। अब मान लीजिए वो XYZ ब्रांड्स की ब्रेड्स है, वो फ्रेश ब्रेड्स आई है, हम उसको यूं टच करके फील करके लेते हैं कि वो सॉफ्ट लग रही है, हाँ। तो वो ले लिया हमने। और वो सॉफ्टनेस है ना, बनाई गई है। वो सॉफ्ट ब्रेड एक्चुअल में सॉफ्ट नहीं होती, बनाई जाती है। कैसे? उसके अंदर चीजें डाल के जो नेचुरल नहीं है। आप कभी वो असली ब्रेड हार्ड होती है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं? जी, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ब्रेड जो बनता है वो हार्ड होती है। अच्छा। हल्की सी। आप 5 स्टार्स में जाएंगे, आपको ब्रेड कैसी मिलती हाँ, है? वहाँ तो अलग ही होती तो है। वो फ्रेश होती है। हम उसको सर वो मानते हैं थोड़ा कि कड़क है और वो हटा नहीं, देते हैं। कड़क ब्रेड ही फ्रेश है। अच्छा। और ये जो ब्राउन ब्रेड बोल रहे हैं, क्या वो एक्चुअली में ब्राउन है या वो ब्राउन कलर है? गेहूं का तो एक ही कलर है, हाँ। तो इतना ब्राउन कैसे है ब्राउन ब्रेड? उससे भी डार्क कैसे हो गई ब्रेड्स? चलो, ये एक एंगल है। अब आप फ्रेश ब्रेड ले रहे हो मार्केट से, उसको आपने यूज किया 1-2 दिन, आपने फ्रिज में रख दिया। आप फ्रिज में कितने दिन वो टिकेगी? आप 1 महीने तक आप फ्रिज में रखोगे, वो बिगड़ेगी नहीं। उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स इतने, कभी पढ़ना उसके लेबल्स में, INS प्रिजर्वेटिव्स, इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। हम जो आज खरीद रहे हैं वो ब्रेड्स की बात कर सारे सर मार्केट में ऐसे। सारे। ये है हमारा फ्रेश का नैरेटिव। हाँ। अब Fresh फ्रोजन breads। की बात करते हैं। अब फ्रोजन की बात करते हैं। यूरोप में क्या कल्चर है? रोज ब्रेड्स बनती है, पर लोग उसी ब्रेड को
फ्रोजन कर देते हैं। जब भी खाना है तो फिर वो फ्रीज करके निकाला, गरम करके खा लिया, टोस्ट कर लिया या जो भी करना है उसका कर लिया। ट्रू। अब आप मुझे बताइए, फ्रोजन सही है या फिर फ्रेश सही है? वहाँ सर फ्रोजन में अलग है, मतलब पैरामीटर्स। वहां पे फ्रोजन में सिर्फ इतना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहां पे और यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे भी फ्रेश ब्रेड ली और उसको फ्रोजन कर दी तो वो बेस्ट चीज है आपके लिए, क्योंकि उसके अंदर कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं गया है जो आपको हानि दे रहा है, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसे प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। आपने फ्रेश ब्रेड ली और फ्रेश ब्रेड को फ्रोजन इसीलिए करी जिससे वो बिगड़े नहीं। नॉर्मल टेम्परेचर में वो बिगड़ जाती है क्योंकि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, तो वो तुरंत बिगड़ जाएगी। हाँ। 24 घंटे में। तो इसीलिए आप उसको फ्रोजन कर रहे हो, आप उसका टेम्परेचर कंट्रोल कर दिया है आपने उसका, जिससे उसकी वो बिगड़ने की प्रोसेस बंद कर दिया आपने उसकी। बस शेल्फ that's लाइफ it. बढ़ा दी। एग्जैक्टली, क्योंकि आपने फ्रीज कर दिया उसको और उसके अंदर कोई चीज नहीं है, उसके अंदर कोई एडिटिव्स नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई एजेंट्स नहीं है, इमल्सिफायर्स नहीं, कुछ नहीं है। तो वो ज्यादा सही है सर मेरे हिसाब से तो। एग्जैक्टली, बट दैट इज कमिंग एट अ कॉस्ट। अगर अभी एक एजेंट का हमने जो भी इसके अंदर इमल्सिफायर्स प्रिजर्वेटिव्स डाले हैं वो सस्ते हैं और वो शेल्फ लाइफ पे फ्रेश की तरीके से बिक रहे हैं, तो ये कंफर्टेबल है सबके लिए, बायर के लिए, सेलर के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए, सबके लिए। अभी अगर फ्रोजन ब्रेड्स आ गई तो फ्रोजन फैक्ट्री, फ्रोजन लॉजिस्टिक्स, फ्रोजन स्टोरेज, फ्रोजन सेलिंग, कॉस्ट बढ़ गई। हाँ। तो आप 70 रुपए की ब्रेड आप 200 रुपए में लेंगे? नहीं लेंगे, इकोनॉमिक्स ही नहीं बैठेगा। वो सर इकोनॉमिक्स के हिसाब से ठीक है, पर हेल्थ के हिसाब से तो इसीलिए तो चल रहा है जो चल रहा है हेल्थ के हिसाब से। यहाँ क्यों कोई सोचता नहीं है हेल्थ के हिसाब से? लोग भी नहीं सोचते। सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो सर सलाद का और वो सब हटा दे जो चल रहा है, मतलब प्रॉपर हेल्दी डाइट और वो सब। बाकी लोग सोचते नहीं है, मतलब पर्सनली इतना कि खा लिया जो भी है, कुछ प्रिजर्वेटिव ऑयल क्या है कुछ भी देखा नहीं, खा लिया। लोगों को भी वो थोड़ा है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, आई फील। नहीं, वो देखिए सबका अलग अलग होता है और सब अपने हिसाब से कर लेते हैं। जिसको प्रायोरिटाइज करना है वो कर लेता है, जिसको नहीं करना है वो अपने हिसाब से जी रहा है। तो पर ये तो चलता रहने वाला है। आप अपनी आपका बॉडी है, आप उसको डस्टबिन की तरह ट्रीट करते हो या उसकी केयर करते हो। एट द एंड ऑफ द डे फूड बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है हर किसी के लिए। कुछ लोगों के लिए टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रू। कुछ लोगों के लिए उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ मेरे है इम्पोर्टेंट लोग, तो वो लोग इसीलिए नहीं खाएंगे कि ये टेस्टी है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है इसीलिए खाएंगे। और अगर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई है तो वो और ज़्यादा चाव से खाएंगे। ऐसे भी लोग हैं, हाँ, ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है। हाँ, बहुत ही कम है। ये सब चलता रहने वाला है हमारे मार्केट में, हमारे लोगों के अंदर सबका अलग अलग रहने वाला है। बट कुछ लोग ठोकर खा के ही सीखते हैं। जब बॉडी में एक्सेस हो जाएगा तभी रेक्टिफाई करने की सोचेंगे, तब तक जो चल रहा है चलने देंगे। सर अभी मैंने आपके रेस्टोरेंट में ये देखा है कि थीम्स बहुत अलग है, मतलब मोका की बात करें, ये एफ्रो हाउस, बोगोटा, तो ये सब आइडिया कहाँ से लाते हैं सर आप? मतलब रेस्टोरेंट की थीम इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पिकल बॉल का है और मतलब ओवरऑल एम्बियंस वाइज सेम एज वेल एज मोका, एंड मतलब थीम कितनी इंपॉर्टेंट होती है? बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रेस्टोरेंट्स क्या है कि इट इज द पल्स ऑफ द सिटी, इट इज अ मिरर। एक शहर कैसे जाना जाता है, उसकी रेस्टोरेंट्स कैसी है, उसके मॉल्स कैसे हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एक शहर का ये एक मिरर इमेज है। हमारे रेस्टोरेंट्स क्या है कि हमने बनाए ऐसे हैं कि हमें कुछ यूनिक करना है। आज हम 2025 में बैठे हैं, रेस्टोरेंट्स 5000 है अहमदाबाद में, लाखों लोगों की ऑडियंस है यहाँ पे। हाँ। रेशियो देखिए आप कि एक रेस्टोरेंटर को कितना क्राउड मिलने वाला है। हाँ। अब अगर उसने स्टैंडर्ड चीजें बनाई तो वो कितना लंबा चलेगा। मेरा तो सेटिंग ही ऐसा है, मैंने स्टार्टिंग ही आपको बता दिया कि हम तो लंबा चलने वाले लोग हैं, लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाले लोग हैं। तो जैसे ही आप ऐसी सोच रखते हो
तो आप कुछ यूनिक क्रिएट करते हो, जिससे जैसे रेस्टोरेंट्स की शेल्फ लाइफ पहले 5 साल थी, अब लोग बोलते हैं कि रेस्टोरेंट्स की 3 से 4 साल ही शेल्फ लाइफ है, 2 से 4 साल शेल्फ लाइफ है, फिर लोग बोर हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, अभी बहुत जल्दी इंडस्ट्री एक ट्रांजिशन फेज में है, क्योंकि इतनी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स बन रही है। हमसे बेहतर लोग भी हैं मार्केट में, मैं नहीं बोलूँगा हम बेस्ट हैं, हमसे बेहतर लोग भी हैं मार्केट में, और वो हमसे भी अच्छा फूड सर्विस एक्सपीरियंस दे रहे हैं। तो अगर उनसे बेटर करना है तो आपको कुछ नया लाना पड़ेगा ना, कुछ यूनिक लाना पड़ेगा, कुछ बेटर करना पड़ेगा, तब तो लोग आएंगे ना आपके पास। ट्रू। तो सर ये आप सोचते कैसे हैं? मतलब आप कोई दूसरी सिटी विजिट करते हैं, वहाँ के रेस्टोरेंट्स या देखते हैं, या मतलब देखना ही पड़ेगा ना। हाँ। आपको नॉट जस्ट अहमदाबाद, आपको अहमदाबाद के बाहर, मैं बॉम्बे दिल्ली जाता हूँ, मुंबई कोलकाता जाता हूँ, मैं इंडिया के बाहर जाता हूँ, तो मैं वर्ल्ड कल्चर देखता हूँ, नेशनल कल्चर देखता हूँ, रीजनल कल्चर देखता हूँ, सब देखता हूँ। आपको फॉरेन दुबई जाना है, आपको यूरोप देखना है, ऑस्ट्रेलिया देखना है, यूके देखना है, वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ की ट्रेंड्स क्या चल रही है, वो सब देखना है। और फिर आपको एक ऐसा प्रोडक्ट लाना है जो आपके वहाँ एक्सेप्टेबल हो। थोड़ा ट्रेंड्स को देखना है, ट्रेंड्स क्या चल रही है मार्केट में, आने वाली ट्रेंड्स क्या हो सकती है। जैसे आप यूँ समझ लीजिए, मेरा ऐसा मानना है कि अहमदाबाद का जो मार्केट है ना, आज मैं बोलूँगा 10 साल पीछे है मेट्रो से। अच्छा। आप बॉम्बे दिल्ली के रेस्टोरेंट्स में जाइए, आप बेंगलोर कोलकाता के रेस्टोरेंट्स में जाइए, दे आर अ क्लास अपार्ट। उसके रीजंस है। हाँ। उधर की डिस्पोजेबल इनकम अलग है, ट्रू। उनका जियोग्राफिक डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल, कल्चर, सब कुछ अलग है। हाँ। पर कैपिटा इनकम अलग है, वहाँ पे लिकर भी है। हाँ। सो ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रख के उनके स्पेंडिंग पैटर्न्स भी बहुत अलग है। हाँ। और अर्निंग पैटर्न्स भी अलग है, ट्रू। इसीलिए उनके रेस्टोरेंट्स भी अलग है। गुजरात में मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि लिकर नहीं है ना, हाँ। तो वो स्पेंडिंग नहीं है। आप देखिए कितने गुजराती राजस्थान में स्पेंड करते हैं, और आप गुजराती हैं बट आप बॉम्बे में कितना स्पेंड करते हैं, या फिर आप कोई अलग स्टेट में जाके कितना स्पेंड करते हैं, और उसके सामने आप अपने ही शहर में स्पेंडिंग देखिए। यहाँ पे वो एक्सपीरियंस नहीं है ना, वो स्पेंड करने के लिए लीकर की वजह से इतना फर्क पड़ रहा है। पड़ता है। आप बॉम्बे जाइए, आपको टेबल के लिए 15,000 रुपये देने पड़ेंगे वीकेंड पे। हाँ। आपको टेबल लेने के लिए, अभी आपको टेबल मिला नहीं है, आपको बाहरी काउंटर पे पूछ लिया जाता है टेबल चाहिए, पहले 15,000 रुपये दीजिए। अब इधर आप 15,000 में 15 लोगों को खिला के वापस भेज सकते हैं 1 घंटे में, ट्रू। विद द चॉइस ऑफ योर टेबल। सो वो एनवायरमेंटल डिफरेंस है, और बहुत सारी चीजें हैं आज जो गुजरात में मैं देखता हूँ एज अ रेस्टोरेंट नहीं है। आप अलग अलग ट्राई कर रहे हो ना, वही मुझे सबसे ज़्यादा वो लगता है कि बहुत सारे आपके पार्टनर्स हैं, मैं सबको ही बोल रहा हूँ आप एज अ ग्रुप, कि अलग अलग ट्राई करना, वो भी अहमदाबाद जैसी सिटी में जहाँ पे क्राउड भी वैसा है थोड़ा, अभी धीरे धीरे प्रीमियम की ओर सब शिफ्ट हो रहे हैं, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ है वो चीज़। हम रिसेंटली मुंबई जाके आए, तो वहाँ तो अलग ही है पूरा माहौल, पर यहाँ आप ट्राई कर रहे हैं, वो सबसे मतलब बढ़िया लगा है मुझे पर्सनली। इसीलिए मैंने थीम का क्वेश्चन मतलब मेरे माइंड में आया कि आप थीम कैसे चूज करते हैं। देखिए ये मतलब आप कोई आर्किटेक्ट भी हेल्प करता है? हाँ, ऑफ कोर्स। मतलब क्या है कि जैसे हमारे मौका है, हाँ। उसके अंदर तो हमारे आर्किटेक्ट्स हैं, मिस अमृता लखानी, उनका वो कॉन्सेप्ट था मौका बोड़क देव का स्लैब तोड़ना, हाँ। और फिर ऊपर से नीचे जाना, वो डबल हाइटेड विद द Unique है, ग्लास double height विद द मतलब। ग्रीनरी एंड विद द रॉ फिनेस। सो वो एक बेंचमार्क था, वो आज भी है। सो जब आपके अंदर ऐसी सोच है कि कुछ यूनिक करना है, कुछ बड़ा करना है, तब आप ऐसे आइडिएशन पे आते हो, और तब आपके पास उस टाइप के लोग जुड़ते हैं। ट्रू। कि आप वो प्रोडक्ट को जस्टिस दो। बहुत मुश्किल है, बट इट इज डूएबल। ट्रू।
इसको ही सर एक्सटेंड करके एक और सवाल है मेरा कि इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, मतलब अगर मुझे आपके साथ पार्टनरशिप में या ओवरऑल, आप ऐसा नहीं कि परफेक्ट कॉस्ट तो ऑब्वियसली वेरिएबल रहती है, पर ओवरऑल अहमदाबाद में या कहीं और रेस्टोरेंट करने में कितना कॉस्ट लगता है? सी ये तो बहुत इन्वेस्टमेंट तो बहुत ही वेरी करता है। हाँ, आपकी एक रेस्टोरेंट 50 लाख से भी बन सकती है छोटी सी, और एक रेस्टोरेंट आप 3-4 करोड़ के में भी बना सकते हैं। डिपेंड्स ऑन आप किस लोकेशन में हैं, आपको किस टाइप का ऑडियंस है आपको किस टाइप का कुजीन में जाना है, और आपको कितनी बड़ी करनी है। और आपको एक्सपीरियंस सेंटर बनाना है या फूड सेंट्रिक रहना है, या फिर आपको उसका कॉम्बिनेशन करना है। आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट विल बी वेरिंग फ्रॉम, मैंने बता दिया आपको, रेंज से इधर तक। फिर उसका ROI भी उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा, क्योंकि आपको अगर कुछ ऐसा करना है जो किसी ने किया नहीं, तो दैट कम्स एट अ कॉस्ट। ट्रू। एंड दैट विल बी ऑन अ वेरी हायर साइड। बता देते तो सर हमारी एक रील बन जाती कि 5 करोड़ में बना रेस्टोरेंट। ठीक है सर, बहुत अच्छा आपने समझाया, बहुत ही मुझे पर्सनली बहुत लर्निंग मिली। हम ऑफ कैमरा भी काफ़ी बैठे हैं, तो मतलब मज़ा आया आपके साथ बात करके। ऑनेस्टली हमारे में लास्ट में एक सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड करके, तो मैं आपको कुछ QSR और उनके नाम लूँगा। आपको एक लाइन में या एक वर्ड में आपको जो सही लगता है, आपके माइंड में जो आता है वो आपको बताना है। एक वर्ड की लाइन, कुछ भी जो आपको सही अच्छा, लगे, मतलब हाँ, जो इंस्टेंटली आ रहा है वही। मैकडी, बर्गर्स, बर्गर किंग, मतलब वानाबी बर्गर्स, KFC, क्रंची बर्गर्स, एफ्रो हाउस, एक्सपीरियंस, मोका, लाइफस्टाइल, स्टारबक्स, डिस्पोजेबल। वो डिस्पोजेबल्स में देते हैं, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है उससे, सॉरी। आपने एक लाइन में देने का बोला, मेरे को वो नहीं, मैं इसीलिए स्टारबक्स जाता नहीं, मेरे को वो डिस्पोजेबल कप्स में नहीं पीने में अच्छा लगता है, सॉरी। नीनीज किचन, हाँ, प्योर वेज एक्सपीरियंस, नाइस, ग्रैंड भगवती, शादी, प्योर, वाह, प्योर शादी। मिर्च मसाला, मेरा बचपन, ओ मैंने बहुत खाया है मिर्च मसाला। ओ नाइस, उनकी चीज नान एंड बटर चिकन, आज भी फैन हूँ, सदियों पहले भी था। नाइस नाइस। आप कुछ और बताना चाहे, पर्सनल आपका फेवरेट रेस्टोरेंट ऐसा कुछ? हाँ, बहुत है। कोई भी सिटी में ऐसा? नहीं, मैं अहमदाबाद से ही शुरू हाँ। करूंगा, बीइंग एन अहमदाबादी। मैं उनको, जिनकी रेस्टोरेंट के बारे में बता रहा हूँ, उनका भी बड़ा फ़ैन हूँ, मिस्टर लेस्टर डिसूजा, अपर क्रस्ट। हाँ, अपर क्रस्ट के बारे में मैं ये बोलूँगा कि अहमदाबाद को सिजलर अच्छे हैं ना, उन्होंने ही दिए हैं कंसिस्टेंटली सालों से। उनके जैसे सिजलर्स मैंने कहीं नहीं खाए गुजरात में, और मुझे नहीं लगता कोई उनसे बेहतर सिजलर्स कर पाएगा। इतने बढ़िया सिजलर्स हैं उनके। एंड ब्यूटिफुल थिंग अबाउट देम इज दे हैव मेंटेन्ड द कंसिस्टेंसी सिंस द पास्ट 20 साल से तो मैं खा रहा हूँ। ओहो, मुझे ही 20 साल हो, या शायद 25 साल हो गए हैं। 2001 में मैं आया था यहाँ पे, कितने साल हुए? मेरी उम्र जितने सर। अच्छा। कितने साल के हो गए? 24 ही हो? हाँ, तो 24 साल से तो मैं खा रहा हूँ, अरे उसी आउटलेट से। तो 24 साल में उनकी जो बिरयानी है, उसका टेस्ट, उसका कंसिस्टेंसी सेम है, सिर्फ उनकी पैकेजिंग बदली है जो अच्छी हुई है ओवर द पीरियड। आज वो हांडी में आ रही है बिरयानी उनकी। सो ये होता है एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट कि वो 24 साल हो गए। 24 साल में अहमदाबाद ने कितने ही रेस्टोरेंट्स देख लिए, ट्रू, पर वो अटल है। वो वही प्रोडक्ट, वही क्वालिटी, वही कंसिस्टेंसी इन अ बेटर फॉर्म आज मेरे घर पे डिलीवर हो रहा। ये है,
ये कितने लोग कर पा रहे हैं? मैं 24 साल से उनकी ऑडियंस हूं, तो शायद उनके ब्रांड को तो मेरे से भी ज्यादा टाइम हुआ। हाँ ट्रू। तो ये है बेंचमार्क्स इंडस्ट्री के। सर के साथ करना पड़ेगा एक और पॉडकास्ट आपके साथ और अपर क्रस्ट के ओनर दोनों के साथ, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है मुझे। आपका भी बेंचमार्क, मतलब आप धीरे धीरे वही उस साइड जाते हुए दिख रहे हैं मुझे। अच्छी बात है, आपको दिख रहा हूँ, पर उसके लिए स्ट्रगल्स बहुत है। ट्रू। यू नो, हमारी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है कि हमारा सक्सेस दिख जाता है, पर हमारे स्ट्रगल्स किसी को नहीं दिखते। वो हम दिखाते भी नहीं है। क्यों दिखाएं? मतलब वो डिफ़िकल्ट टाइम्स होते हैं। सो मैं ये बोलूँगा लोगों को कि डिफ़िकल्ट टाइम्स आते रहते हैं, डटे रहना है यार, डटे रहना है। वो टाइम्स आते हैं और चले जाते हैं। आपका गोल क्या है, आपका विजन क्या है, उसके ऊपर ध्यान दो। उसके बाद जैसे ही आपकी गोल्स और विजन डिफाइन हो जाती है ना, आपकी एग्जीक्यूशन में आपको तकलीफ नहीं होगी कभी भी, क्योंकि वो आपका प्रिंसिपल है। ट्रू। एडवाइस तो दे ही दी, पर एक और एडवाइस टू यंग ऑडियंस हमारे, मतलब आप देना चाहो जिनको रेस्टोरेंट ओपन करना है, तो आप क्या बोलोगे? रेस्टोरेंट ओपन करने में तो देखिए, मैं ये बोलूँगा कि जो इंडस्ट्री में जो लोग जो करके पछता रहे ना, मैं वो बता देता हूँ, तो वो मत करना। हाँ। देखिए, रेस्टोरेंट हमेशा लोग देखते हैं कि ये ना साइड बिजनेस है। ये साइड बिजनेस नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर, ये किसी का भी साइड बिजनेस नहीं हो सकता। अगर आपको फुल टाइम जॉब करनी है ना, तो आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के बारे में सोचना, क्योंकि ये टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज सब खा जाएगा आपका। और फिर आप मुझे ये मत बोलना कि सर ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये एक टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस है। मनी भी बहुत जाएगा आपका, आपके रिसोर्सेज भी जाएंगे, फिजिकली भी आप ड्रेन हो जाओगे। True. तो आप अगर इस सब चीजों के लिए रेडी हो तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। बट यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज एंड प्रायोरिटाइज्ड कि भाई मुझे ये करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक साल बाद जब आपके लॉसेज आएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है एक साल में आप प्रॉफिटेबल हो जाओ, तो एक साल बाद भी आपके अंदर वो सोच रहेगी जो आज आपकी है इतने लॉसेस के बाद। तो आपको तैयारी करनी है एक जंग के लिए। तो आप क्या तैयार हो? और अगर आप हो तो आ जाओ, और अगर नहीं हो तो थोड़ी मेहनत कर लो और फिर सोचो इस बारे में। तो उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा। आपके जो भी थॉट्स हैं वो कमेंट्स में लिखिए। मैं और सर, हम दोनों देखना चाहेंगे कि क्या आपके थॉट्स रहे, क्या आपने सीखा सर से, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आप डिसएग्री करते हो कि नहीं ये गलत बोला सर ने या मैंने। जो भी आपके व्यू है रॉ एंड रियल, आप कमेंट्स में डालिए। अगर आप इंटरेस्टेड है कि हम सर के साथ और बैठे और चर्चा डीपर डाइव जाए, तो भी आप कमेंट्स कीजिए। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मुझे पर्सनली सर कन्वर्जेशन करके बहुत मज़ा आया। ज़रूर अपने एक और करेंगे पर्सनली, और बैठेंगे कहीं ऑफ कैमरा और शांति से, जो कैमरे में नहीं बोल सकते वो भी बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बी रॉयल, स्टे रॉयल। थैंक यू सर। थैंक यू।